नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राज्य में शराब की दुकान खोलने पर लगी रोक। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री धामी को लगातार मिल रही थी शिकायतें। नई शराब की दुकान खोलने को लेकर मिल रही थी शिकायतें। मुख्य सचिव को शिकायतों के निस्तारण के भी दिए गए निर्देश। शिक्षक संस्थानों, धार्मिक स्थानों के पास न खोली जाए शराब की दुकान, सीएम की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को दिए पुनर्विचार के निर्देश। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और ऐसे में राज्य में शराब की नई दुकानें खोलने पर पूरी तरह से रोक भी लगाई गई है। लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा था और जिला अधिकारियों के पास जिस तरह से सूचनाएं भी पहुंच रही थी और विरोध भी जताया जा रहा था, ऐसे में मुख्यमंत्री तक ये मामला पहुंचा और मुख्यमंत्री ने इस पर रोक भी लगा दी है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं? बिल्कुल विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मुख्य सचिव को जो है निर्देश भी दिए गए और उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में नई शराब की दुकानें जो है खोलने पर फिलहाल रोक लगाई जाए। और इस तरीके की कई शिकायतें लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्राप्त भी हो रही थी और उन शिकायतों को देखते हुए ही ये फैसला जो है वो लिया गया है। और मुख्यमंत्री ने जो भी नई दुकानें प्रदेश में शराब की खोली जा रही है उन पर फिलहाल रोक लगाने की बात कही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि जो भी शिक्षण संस्थान है या धार्मिक स्थान है उनके निकट या उनके आसपास जो है शराब की दुकानें नहीं खोली जानी चाहिए। और ऐसे में अगर कहीं पर इस तरीके की दुकानें खुली हुई हैं तो उन पर भी कार्यवाही के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। और इसके बाद मुख्य सचिव ने भी सभी जिलाधिकारियों को जो है पुनर्विचार करने के निर्देश भी दिए गए। तो ऐसे में अब जो भी शराब की नई दुकानें है वो अब नहीं खुल पाएंगी और इसी के साथ ही फिलहाल उस पर रोक लगाई गई है। और क्योंकि नई शराब नीति जो आबकारी नीति आई उसके तहत भी जो है कई तरीके के फैसले जो प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए हैं। तो ऐसे में इसी के तहत ही अब ये निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए। तो ऐसे में अब आगे इन दुकानों को लेकर के क्या कुछ जो है रोक तो लगाई गई है, लेकिन आगे जो धार्मिक स्थानों पर या धार्मिक स्थानों के आसपास जो दुकानें खुली हुई है या जो शिक्षण संस्थान है उसके आसपास जो शराब की दुकानें खुली हुई है उन पर क्या कुछ कार्यवाही आगे होती है, ये तमाम चीजें देखने वाली हुई। तो अरुण, क्या माना जाए, ऐसे में किस तरह का विरोध भी देखने में नजर आ रहा था और जिस तरह से विपक्ष भी लगातार विरोध कर रहा था कि आज गली गली में दुकानें खुल रही हैं, उसको लेकर किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल विशाल, देखिए कई बार लोग विरोध कर चुके हैं और लोगों के विरोध करने के कई बार उन्होंने विरोध किया, उनके बावजूद जो है दुकानें इस तरीके से कभी बंद होती थी तो लेकिन दोबारा फिर वो खुल जाती थी। तो लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं और अब इन निर्देशों पर कितना कार्य होता है और जो नई दुकानें खुलने पर रोक लगाई गई है, लेकिन जो पुरानी दुकानें खुली हुई हैं या जिस तरीके से आसपास जो स्कूलों के पास या फिर जो अन्य शिक्षण संस्थान है उनके आसपास या धार्मिक स्थानों के आसपास दुकानें खुली हुई हैं उन पर क्या कुछ कार्यवाही आगे देखने को मिलती है, तमाम चीजें भी देखने वाली थी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में आयोजित रजत से स्वर्ण की ओर कार्यक्रम का समापन हो गया है। समापन समारोह में राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में पर्यावरणीय क्षति पर स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुति भी दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा है कि आज उत्तराखंड प्रदेश के सभी क्षेत्रों में तेजी से तरक्की भी कर रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक और जहां हम एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय जो आजीविका है उसके अवसरों को बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं, हमारी माताओं बहनों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी हम काम कर रहे हैं। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारी बहनों के द्वारा बहुत शानदार अच्छे उत्पाद जिसको बनाया जा रहा है, उनकी मांग आज
पूरे देश और दुनिया में बढ़ रही है। और ये उत्पाद इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं, अच्छी पैकेजिंग है, अच्छी उसकी गुणवत्ता है। यही कारण है कि बहुत सारी जगह पर आज मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद भी फीके पड़ रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फल नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने का बृहत कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि क्षेत्रों की अनेक संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों के बाद अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, लेकिन उसके बावजूद विगत 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दशकों पुराने कुओं और जीर्णोद्धार करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके लिए कुओं का व्यापक सत्यापन अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही रखरखाव के जरिए इन्हें फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। कुएं प्राचीन काल से गांव से लेकर शहरों में तक मीठे और साफ पानी के स्रोत रहे हैं। कुएं धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। कई जगह कुएं ऐतिहासिक घटनाओं के भी गवाह हैं, लेकिन समय के साथ जलापूर्ति की व्यवस्था बदलने से कुओं का उपयोग घटता चला गया। वर्तमान में कई जगह कुएं अतिक्रमण या उपेक्षा के शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन अब प्रदेश सरकार एक बार फिर कुओं का रखरखाव करने की बात कह रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरसात से पहले कुओं की व्यापक सफाई करते हुए उन्हें पुनर्जीवित करने के निर्देश भी दे दिए हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से हेली टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही यात्रा रूट पर मनमाने पार्किंग शुल्क न वसूले जाएं, इसको लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि श्रद्धालु को ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण, मोबाइल ऐप से पंजीकरण के साथ साथ इस साल आधार नंबर से भी पंजीकृत की सुविधा दी जाए। इस साल भी हरिद्वार, ऋषिकेश और हरबटपुर में ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था जारी रहेगी। हमने चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल को 25 लाख, जिलाधिकारी हरिद्वार को 1 करोड़, जिलाधिकारी टेरी को 1 करोड़, जिलाधिकारी देहरादून को 1 करोड़, जिलाधिकारी पौड़ी को 50 लाख, जिलाधिकारी चमोली को 3 करोड़, जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 3 करोड़, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 3 करोड़, कुल ये जो है 12 करोड़ 75 लाख की राशि जो है अवमुक्त की गई है। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में होने वाली पूजाओं की ऑनलाइन बुकिंग मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई है। बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी ने बताया है कि धामों में होने वाली पूजाओं की बुकिंग 30 जून की अवधि तक के लिए बुक कर सकते हैं। बताया गया है कि वेबसाइट पर अभी तक 93 पूजाएं ऑनलाइन बुक हो गई हैं। बद्रीनाथ के लिए कुल 32 महाअभिषेक समेत अभिषेक पूजा और केदारनाथ के लिए 61 पौड शॉप 4 पूजा बुक हुई हैं।
और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी, किस तरह से ऑनलाइन बुकिंग भी की जा रही है पूजाओं के लिए, और अभी क्या कुछ बीकेटीसी कहते हुए भी नजर आ रहा है, किस तरह से ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है? जी देखिए, 30 अप्रैल से जो है चारधाम की यात्रा जो है एक बार फिर शुरू होने जा रही है। इसको लेकर के मंदिर प्रशासन पूरी तरह जो है तैयारियों में जुटा हुआ है। और बात अगर पूजाओं की जाए तो ऑनलाइन पूजा भी जो है, जो हेली टिकट होते हैं उसकी तरफ खोल दिया गया है। और अब तक अगर बात की जाए तो लगभग 40% जो है ऑनलाइन पूजा जो है फुल हो चुकी है। और इसमें बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की दोनों समय की जो सायंकाल तक की जो पूजाएं होती है वो शामिल है। और अभी हमारी जो मीडिया प्रभारी हैं डॉक्टर हरीश गौड़, उनसे भी इस संबंध में बात हुई थी। तो उनका कहना है कि जो पूजा के जो दरें थी वो पिछले साल की भांति ही इस बार भी रखा गया है, इसमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो एक अच्छी खबर जो है तीर्थयात्रियों के लिए है, जो लोग दर्शन के साथ साथ विशेष पूजाएं करके जो है पुण्य का भागी बनना चाहते हैं। तो वो लोग जो है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसमें जो है ऑनलाइन बुक करके अपने जो रूटीन, जो उनका जो यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है उसके आसपास की स्थिति में जो है ये जो बुकिंग कर सकते हैं। और जो लोग बद्रीपुरी और केदारनाथ नहीं भी पहुंच पाते हैं तो वो भी जो है ऑनलाइन पूजा के माध्यम से भगवान का प्रसाद भी प्राप्त कर सकते हैं। और उनके नाम से जो पूजाएं होती है वो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में जो है समय पर, जो तय समय पर जो नित्य आरतियां होती है, अभिषेक होते हैं, उनमें उनका नाम पुकारा जाता है। तो दोनों तरह की जो है व्यवस्थाएं जो बीकेटीसी ने उपलब्ध कराई है। और लगातार जो है श्रद्धालु जो है दोनों धामों में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो है ये पूजाएं जो होती है, इन पूजाओं के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग कर रहा है। और काफी जो है इसमें क्रेज देखा जा रहा है, क्योंकि अभी जो 48 घंटे से ज्यादा का समय नहीं हुआ है वेबसाइट खोले, और 40 से 42% जो है जो पूजाएं हैं जो है वो जो है बुक हो चुकी है। जी, लेकिन संजय, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंचेंगे और व्यवस्थाएं अगर देखी जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली भी हैं, किस तरह लोगों के दर्शन पूजन भी कराए जाएंगे, और क्या माना जाए, क्योंकि एक जो आपदा जैसे हालात क्योंकि बार बार बनते हुए भी नजर आते हैं चमोली में, उससे निपटने के लिए भी प्रशासन किस तरह से तैयार है? जी देखिए, जो ये अभी कल के जो घटनाएं जो है ओलावृष्टि के बाद साथ साथ जो अतिवृष्टि की जो घटनाएं अभी थराली और नंदप्रयाग में हुई थी, ये एक जो प्राकृतिक घटना है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद अचानक जो है इस तरह की घटनाएं कहीं पे भी हो सकती है। लिहाजा प्रशासन बिल्कुल सजग है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। और पिछले साल की तरह इस बार भी जो रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है और जो एक जो क्राउड मैनेजमेंट है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि अगले 1.5 महीने तक लगभग 40 से 50 दिनों तक जो वीआईपी मूवमेंट रहेगा वो पूरी तरह बंद रहेगा। इसके लिए के आदेश भी पारित हो गए। और साथ साथ जो एक रील बनाने पे भी जो प्रतिबंध पिछले साल लगाया गया था, तो मंदिर के 30 से 50 मीटर के दायरे में जो है इस तरह के जो यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, तो इस तरह का भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से जो घंटों जो इंतजार करके मंदिर। जी बिल्कुल संजय, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी, एसएसपी, सिटी मजिस्ट्रेट, पर्यटन अधिकारी के साथ कई विभागों के अधिकारियों ने तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है, जिसमें सभी विभागों को जल्द से जल्द व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। हरिद्वार के जिलाधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से तैयार है। एसएसपी ने बताया कि यात्रा के दौरान हरिद्वार में पड़ने वाले स्नान पर्व पर यातायात व्यवस्था के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। आने वाली चारधाम यात्रा को देखते हुए यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस क्रम में जो व्यवस्थाएं की जानी है उसी के क्रम में आज ये निरीक्षण किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने बैरागी कैंप में निरीक्षण किया है और उसके बाद फिर चमगादड़ टापू का निरीक्षण हुआ है और अब स्कूल में हम लोग आए हुए हैं देखने के लिए। इन सभी जगहों पर चूँकि स्कूल में हमारा रजिस्ट्रेशन होना है, रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे 20 काउंटर लगने हैं, उसके अलावा बाकी सारी व्यवस्थाएं होनी है। इसके अलावा होल्डिंग एरिया भी बनाया जाना है, हमारा चमगादड़ टापू में होल्डिंग एरिया बनना है, बैरागी कैंप में बनना है। तो जो भी यात्री आ रहे हैं, अगर किसी वजह से ऊपर भीड़ होती है, दिक्कत होती है, लोगों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है, तो
तो उनको किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से उनको बैठने की व्यवस्था हो, लेटने की व्यवस्था हो, उनको किस प्रकार से विभिन्न जो हमारे धर्मशाला हैं, होटल्स हैं, उनके बारे में जानकारी मिल सके और उनके टॉयलेट की, नहाने धोने की सारी चीज़ व्यवस्थाएं हों यहाँ पर। उन सब के क्रम में इन सब जगहों का निरीक्षण किया गया। सभी विभाग के अधिकारी साथ में हैं। इन सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि इस समय से जो है सारी व्यवस्थाएं पूरी करा जाए। सुरक्षा को लेकर क्या है? आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर हम सभी लोग आज स्थलीय निरीक्षण पर आज आए हैं और 3 जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारा होल्डिंग एरिया के साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन का जो क्षेत्र है उसको भी हम लोगों ने चिन्हित किया है। जितने भी यात्रीगण यहाँ आएंगे जो चारधाम यात्रा आगे यहाँ से प्रारंभ करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन के का जो क्षेत्र है उसमें करीब हमारे 20 काउंटर यहाँ पर लगेंगे जिसमें सुरक्षा के इंतजाम दिए करे गए हैं। साथ में होल्डिंग एरिया में हमारे कितना वाहन वहाँ पर खड़े होंगे उनका डाइवर्जन प्लान वो सभी आज हम लोगों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण में देखा गया। मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक अच्छी चारधाम यात्रा को संपन्न कराएंगे। लक्सर में देर शाम मौसम के बिगड़े मिजाज से किसानों की रात भर नींद उड़ी रही। तेज हवाओं, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने से किसान परेशान नजर आए। मौसम के बिगड़ने से गेहूं, गन्ना, सरसों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हरिद्वार में करीब 35,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की फसल पककर तैयार है। अप्रैल महीने में गेहूं की कटाई की जाती है। बेमौसम हुई बारिश से गेहूं के दानों के भीगने और काले पड़ने की भी अब संभावना जताई जा रही है। हुई है, इसका किसान को कोई लाभ नहीं है। इसकी प्रत्येक बूंद जो है किसान के लिए विष के समान है। इस समय किसान के खेत में जो है गेहूँ की फसल कट रही है, गन्ने की फसल की कटाई भी चल रही है और ये ओलावृष्टि हुई है, ओले से भी नुकसान हुआ है। ओला जिस बाली पर लग जाता है वो दाना निकल के नीचे गिर जाता है। फसलों की फसल को भी बहुत नुकसान है। इस बारिश का किसान के लिए कोई लाभ नहीं है बल्कि उसके नुकसान है। उसका चारों तरफ जहाँ भी देखें फसल, हर फसल में उसका नुकसान हो रहा है। गन्ने के जमाव में भी इसका फर्क पड़ रहा है और इससे क्या कहा जा सके, किसान के लिए तो बिल्कुल अहितकारी है बारिश से। इसका कोई लाभ नहीं है किसान को। ये बारिश जो है इसके समान है किसान के लिए। सभी फसलों को नुकसान है। सरसों की फसलों में भी नुकसान, जो सरसों अभी खड़ी थी या खेत में पड़ी हैं वे निकाली नहीं गई हैं, उनमें तो दाना निकल गए हैं, झड़ गई नीचे और वजह से। और गेहूँ की फसल जो गिर गई है, जो फसल खड़ी है खेत में अभी कटी नहीं है, वो नीचे गिर गई है। काटने में दिक्कत आएगी, मशीन से काट नहीं सकती, मजदूर की जरूरत पड़ेगी किसान को। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से बरसात भी हो रही है तो किस तरह से दिक्कतें अब किसानों के सामने खड़ी हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए विशाल पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र तक जो बारिश का कहर है वो देखने के लिए मिल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि बीते दिनों से जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्र पे बारिश हो रही थी, अब ऐसे ही यहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे भी बारिश होने लगी, जिसका कहर यहाँ पे अब किसानों के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार अब जो गेहूं की फसल थी वो पककर तैयार होगी, लेकिन ऐसे में जब बरसात का मौसम है वो बारिश हो रही है तो ऐसे में किसानों को काफी जो है परेशानी होगी। क्योंकि ऐसे में जो गेहूं की फसल होती है वो खराब हो जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि किसानों के ऊपर एक बड़ा संकट आ गया है। क्योंकि हरिद्वार में करीब 35,000 हेक्टेयर भूमि पर जो गेहूं की फसल है वो पक्का बिल्कुल तैयार है। अप्रैल के महीने में गेहूं की कटाई की जाती है, जिसको लेकर यहाँ पे किसानों ने तमाम जो तैयारियां थी वो यहाँ पे कर रखी थी। लेकिन अब बरसात ने किसानों का जो एक बजट था वो बिगाड़ दिया, क्योंकि ऐसे में जो गेहूं की फसल होती है वो यहाँ पे खराब हो जाएगी। अब यहाँ जिस तरीके से लगातार बारिश का मौसम अभी भी बना हुआ है तो उसको लेकर यहाँ पे किसानों के चेहरे चिंता साफ दिखाई दे रही है। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी के स्थापना दिवस सप्ताह के तहत विकासनगर स्थित बीजेपी मंडल कार्यालय में सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ताओं ने पार्टी की नीति के साथ ही बीजेपी सरकार के किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर भी विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका हरबतपुर के अध्यक्ष समेत अन्य कई दिग्गज अधिकारी भी मौजूद रहे। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। आप ये देखो कि यूनाइटेड पार्टी के स्थापना दिवस के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। इसी के तहत हमारे जितने सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण थे उनका एक सम्मेलन प्रत्येक विधानसभा आज यहाँ हो रहा है। कल विकासनगर में था। तमाम विधानसभाओं में ये सक्रिय सम्मेलन आयोजित करके जो हमारी पार्टी के द्वारा किए गए कार्य हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या मुकाम हासिल किए उन पर एक चर्चा का एक कारण था कि इसके लिए बने। चक्रता विधानसभा जो हमेशा चैलेंज रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कोई विशेष रणनीति इसके लिए बनाई गई है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत मजबूती के साथ लड़ी भी है और उसका जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है
सबका ध्यान उन तमाम सीटों पर रहता है। चक्रवर्ती ही ने फिर जहाँ जहाँ हमने चुनाव में यदि हम पीछे रह गए कतिपय कारणों से तो उनकी समीक्षा होती है और उसके लिए लगातार प्रयास होते हैं और लगातार प्रयास चल रहे हैं पार्टी के संगठन के माध्यम से भी और अन्य तरीकों से भी। ये सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है। आप ये देखिए नवयुवकों की टोली, पहले यहाँ 2, 3, 4 लोग भी नहीं होते थे, आज आप देखिए कितना पार्टी का विस्तार हुआ है और हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, लास्ट जो चुनाव हुआ पार्लियामेंट का उसमें हम कांग्रेस पार्टी से 3,500 वोट आगे हैं और ये बढ़त इसको और आप देखेंगे। अब हम सीट जीतेंगे इस बार बिल्कुल, ये भाजपा की सीट है। आप 70 सीट में चक्रवर्ती एनालिसिस करो आप, प्रेजेंट सीन जो हिंदुस्तान में चल रहा है राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र चक्रवर्ती सीट है जो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। इसका एनालिसिस करिए आप हर तरह से। दूसरी बात यह है कि यहाँ फर्जी योजनाओं के माध्यम से, विधायक निधि की बंदर बांट से, आप देखिए जंगल किसने कटवाए, आप उसकी सूची देखिए वन निगम से, कौन है ये लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।